अकबर का खोया घोड़ा बीरबल ने ढूंढा अनोखे तरीके से। सूरज धीरे धीरे नीला आकाश चीरता हुआ उदित हो रहा था और आक्रामक सी हवा अरुणिमा के अंगनों में गूंज रही थी। उस सुबह आगरा के महल में किसी उत्सव की हलचल नहीं थी, पर फिर भी दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। बादशाह अकबर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चिंतित चमक लिए दरबार के बीचों बीच बैठे थे। उनकी सवारी और प्रिय घोड़ा, जिसकी गर्दन पर सोने की कशीदाकारी हुई पट्टियां और नाजुक सा लाल कंकित मरोड़, उस घोड़े का नाम नूरेराज था, वो गायब था। ज्यों ही खबर फैली, महल के हर कोने में सन्नाटा और हैरानी का मुकाम बन गया। अकबर का चेहरा भी अब पहले जैसा शांत और आत्मविश्रांत नहीं रहा। नूरेराज सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो अकबर के साथ अनेक युद्धों का साथी था, शाही शिकारों का साथी था, और कई बार उसने अकबर की सवारी को एक नई त्वरितता में बदल दिया था। महल के सभी लोग जानते थे कि बादशाह और इस घोड़े के बीच खास अपनापन था। इसलिए जब सुबह सुबह महल वालों ने पाया कि नूरेराज की खो खाली पड़ी है और उसकी कतारों में कोई निशान नहीं, तो अफरातफरी मची। अकबर ने तुरंत अपने दरबारी अफसरों से पूछा, किसी ने रात में कुछ सुना? कोई हलचल, कोई संदिग्ध घटिका देखी? दरबार के मुखिया और प्रमुख सिपह सालार अलग अलग तरह से जवाब देने लगे। एक कहता है कि उसने पहरेदारों को देखा, दूसरा कहता है कि हाल में एक अजनबी घुड़सवार दिखा, पर कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे पाया। महल के सभी चबूतरों, बाहरी गेटों और आसपास के रास्तों की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं नूरेराज का कोई ठिकाना न मिला। अकबर की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार बादशाह ने कहा, जो भी इस घोड़े का पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। पर विनाश की तरह उनकी आवाज शांत थी। वे स्वयं जानते थे कि केवल इनाम से क्या फर्क पड़ेगा। इस घोड़े का विश्वास और अपनापन अटूट था। उसी समय दरबार में बैठे बीरबल ने थोड़ी मुस्कान के साथ अपनी टोपी संभाली। लोगों ने कहा था कि बीरबल के पास हर समस्या का हल है। कभी वो बुद्धि से उलझने सुलझाते, कभी चतुराई से सवालों का प्रहार करते और कभी मजाकिया अंदाज में लोगों को झांसा देते। आज भी बीरबल की आंखों में वही चपलता चमक रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और आवाज में थोड़ी उम्मीद लिए बोले, बीरबल, क्या तुम नूरेराज ढूंढने की जिम्मेदारी ले सकोगे? बीरबल ने शीश झुकाकर कहा, जहांपनाह, नूरेराज की तलाश मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं, पर मैं ये बात पक्का कर दूं कि मैं इसे अलग अंदाज में ढूंढूंगा। ऐसा तरीका जिसमें महल के सभी लोगों की सहायता भी होगी, और वही लोग जो सहसा शक में हैं, उनका सच भी सामने आ जाएगा। अकबर ने अनुज्ञा दी और बीरबल ने अपनी मोची जैसी चाल से दरबार से बाहर निकलते हुए सबसे पहले घोड़े के खोए हुए ठिकाने की हर जगह मुनादी करानी शुरू कर दी। बीरबल ने कहा कि वे जितने भी महल के लोगों से पूछताछ करेंगे, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। ये एक सामान्य बयान समझे, पर बीरबल ने भीतर ही भीतर एक रणनीति रच ली थी। वो जाने अनजाने से महल के 2-3 पुराने नौकरों के पास गया, जो घोड़ों की देखभाल में लगे रहते थे। उन लोगों की आंखों में आशंका और संवेदना दोनों थी। बीरबल ने उनसे सामान्य गपशप की, पर बीच बीच में वो छोटे छोटे संकेत छोड़ता गया। किसी का घोड़ा रात में बेचैन हुआ था, किसी ने सुना था कि बाहरी गेटों के पास कुछ छाया सी हुई थी, किसी ने 2 घोड़ों के पैरों के निशान देखे थे। बीरबल जानता था कि जब आप लोगों को सामान्य तौर पर सवाल पूछते हैं तो वे अधिक सहज होते हैं और अनजाने में बातें बोल देते हैं। अगले ही दिन बीरबल ने पक्का निश्चय कर लिया कि उम्मीदवारों की शिनाख्त करके उन्हें एक साथ इकट्ठा करना होगा। उसने महल की चौपाल में घोषणा करवाई कि अगले 3 दिनों में सभी घोड़ों के मालिक परवारे खुद चलकर अपने अपने घोड़ों के साथ वहां पहुंचे और बीरबल खुद निरीक्षण करेगा। सुनने में यह साधारण सा लगा। लोग सोचने लगे कि बीरबल कुछ तथ्यात्मक निरीक्षण करेगा, घोड़ों की दुम, नाखून, मांसपेशियों का आकलन इत्यादि। पर बीरबल के दिमाग में एक अलग योजना थी। वो लोगों की भावनाओं, व्यवहारों
और उन रहस्यों का परीक्षण करने जा रहा था जिन्हें चोरी करने वाले ने जानबूझकर छुपा रखा था। 3 दिन में महल के चबूतरे पर विभिन्न कुलीनों, सैनिकों, नौकरों और व्यापारी घरानों के लोग अपने अपने घोड़ों के साथ आ गए। घोड़े विविध रंगों के थे, श्याम, सफेद, भूरा, पैला, पर नूरराज की विशिष्ट पहचान उसके एक बाई कान पर लगे छोटे से सलेटी निशान और दाहिने पैर की घुटने के पास एक हल्का सा सफेद दाग था। बीरबल ने गर्मजोशी से हर घोड़े से मिले उसकी शारीरिक बनावट को देखा, पर उसे कोई भी वो नूरराज जैसा नहीं लगा। पर बीरबल ने अधिक ध्यान उन लोगों पर दिया जो घोड़े उनके साथ आए थे। वे किस तरह बांधे गए थे, कौन सी बातों से घबराहट होती, किसकी आंखों में झिझक थी। बीरबल ने अचानक घोषणा कर दी, आज शाम मैं एक छोटी सी प्रतियोगिता रखूंगा, घोड़े की नफासत। जो कोई अपने घोड़े को सबसे शालीन तरीके से सामने पेश करेगा उसे इनाम दी जाएगी। लोग हंसे, कुछ को अजीब लगा, पर अधिकांश ने प्रतियोगिता की तैयारी की। प्रतियोगिता के वक्त जब घोड़े अपने अपने मालिकों के साथ आते, बीरबल ने ध्यान दिया कि कुछ मालिक अपने घोड़े को अनायास ही बहुत कसकर पकड़े हुए थे, मानो उन्होंने किसी को छुपाने के लिए घोड़े का व्यवहार बदल दिया हो। कुछ लोग नूरराज के प्रति अनावश्यक रूप से उत्साही और मुखर थे। वे बार बार कहते कि उनके घोड़ों में एक विशेष ऊर्जा है, पर बीरबल का ध्यान उन लोगों पर गया जिनकी आंखें बार बार बाहर की ओर टकटकी लगाए रहती थी। वे शायद किसी और चीज पर जाने का संकेत दे रहे थे। प्रतियोगिता के बाद बीरबल ने महल के पास के बाजार में जाकर एक चतुर निर्णय लिया। उसने बाजार में एक घोड़े का रंगवाला सजाया। वो रंगवाला असल में कोई और नहीं बल्कि बीरबल का एक सहयोगी था जो रंगों और दाग धब्बों में माहिर था। बीरबल ने घोषणा करवाई कि वो उन घोड़ों पर विशेष रूप से छोटे छोटे अलंकरण करवा रहा है ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ये सुनकर बहुत से लोग हंस पड़े, पर कुछ ने तुरंत दोस्ती में आकर अपने घोड़ों को यही अलंकरण करवाने की ठानी। पर बीरबल का असली मकसद ये था कि जिस रात नूरराज चोरी हुआ था, चोर शायद घोड़ा छिपाकर किसी अन्य स्थान पर लेकर गया होगा और उस घोड़े को अब किसी और नाम से प्रस्तुत किया जा सकता था। अगर घोड़ा किसी के पास अब छिपा हुआ है और वही व्यक्ति महल में नियमित तौर पर आता जाता है, तो वो इस छोटे से अलंकरण के डर से हिचक सकता है और कोई गलती कर सकता है। बीच में बीरबल ने कुछ और अंधेरी चालें भी चलाई। उसने महल के पेड़ों पर कुछ नोटिस चिपकाए, जो कोई भी आज रात किसी भी तरह के पकड़ धकड़ के बिना बिना कुछ बोले किसी घोड़े को घुमाते हुए देखा जाएगा, उसे तुरंत सूचित कर दिया जाए। ऐसा संदेश मजाकिया रूप में लगाया गया, परंतु यह संदेश उन लोगों में उत्सुकता और भय दोनों पैदा कर रहा था जो कुछ छुपा रहे थे। बीरबल ने महल के चारों ओर कुछ मक्कार दंड लगाए, समय समय पर पुराने दरवाजों की जांच करवाई और उन स्थानों पर कुछ अल्पचेतक सूचनाएं छोड़ी जो चोरी करने वालों को असुरक्षित महसूस कराती। इन सब के बीच बीरबल ने एक और रोचक योजना बनाई। उसने महल की रसोई में जाकर कहा कि आज शाम के खाने में विशेष तरह का सूप परोसा जाएगा, जिसमें कुछ मीठे मसाले होंगे जिनका स्वाद असाधारण है। यह खबर महल में जल्दी फैल गई और लोगों में चर्चा होने लगी कि बीरबल ने फिर कोई नई चाल चली है। सभी उत्साहित थे और कोई नहीं जानता था कि इस साधारण सूप का क्या महत्व है। बीरबल की मंशा थी कि वो एक शाम को महल के मुख्य दरवाजों के पास बड़े बड़े मिट्टी के जार रखवाए। इन जारों में सूप को रखा जाएगा और जो भी दिन भर वहां से गुजरते वे एक छोटा सा स्वाद चखने के लिए मजबूर होंगे। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों से पहले से कहा था कि वे इस दीवार के पास कुछ खास पैलेट रखकर आए। वे पैलेट जो चोरों के पैरों के निशान आसानी से पकड़ लें। शाम होते होते महल के बाहर अंधेरा छाने लगा और महल में लोग खाने के लिए लाइन में लगे। अचानक खबर आई कि महल के बाहरी चौराहे पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। किसी ने सफेद चादर ओढ़े हुए एक सज्जन को घोड़ों के साथ जाते देखा। बीरबल तुरंत ही अपनी आंखें चमकाकर उठ खड़ा हुआ।
वो अपने कुछ आश्रितों के साथ उसी तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसे सचमुच कुछ अजीब नजारा दिखाई दिया। एक घोड़ा शांत और मानो अंधेरे में सो रहा हो। उसे किसी ने ठंडे में बांध रखा था। पर बीरबल ने ध्यान दिया कि उस घोड़े की चाल में अनुरोध था। वो अकबर के घोड़े की तरह नहीं था, पर उसके बाएं कान पर एक छोटा सा सलेटी निशान था। बीरबल ने नजदीक जाकर देखा। घोड़े पर छोटे छोटे मिट्टी के कण थे जो अभी अभी ताजा लगे थे। उसने धीरे से कहा, किसका घोड़ा है? पर वो सज्जन कुछ उत्तर न दे पाया और घोड़े के पास रहते हुए डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने उस सज्जन को बहला फुसलाकर महल के बीच में ले आया। सज्जन की बेचैनी देखकर बीरबल ने सबसे नजदीकी पहरेदार से कहा कि वो उस घोड़े के पैरों के नीचे के निशान ले। पैरों के निशान में थोड़ी सी अलग मिट्टी का रंग था, जो शहर के ओर से कई मील दूर नहरों के किनारे के काले मिट्टी जैसी थी। बीरबल ने उस सज्जन से बड़े ही नम्रता से पूछा, क्या तुम अकेले आ रहे थे? इस घोड़े को यहां क्यों लाया गया? सज्जन का गला सूख गया और वो धीरे धीरे कुछ बोलने लगा। मस्त साहिब, मैंने रात में सुनी कि बाहर कुछ हुजूम आया और मैंने सोचा कि ये घोड़ा छोड़ दिया गया होगा। मैं उसे यहां लाकर बांध दिया, पर उसकी आंखों की झलक संदिग्ध थी। बीरबल ने देखा कि वो सज्जन बार बार महल की ओर झांकता रहता था और उसके हाथ में एक छोटी बेल्ट थी जिस पर किसी का नाम कटकर लिखा हुआ था। उस नाम में कुछ अक्षर मिले जुले थे जो नूरराज के मालिक की सूची में किसी नाम से मेल खाते थे। बीरबल ने तुरंत अपनी टीम बुलवाई और उस सज्जन का विस्तृत हालचाल पूछा। उसकी कहानी में दुम थी, पर सच में एक छिपा हुआ इशारा था। बीरबल ने महल के बाजार वालों से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने अचानक कोई बड़ा लाल कपड़ा बेचा था जो घोड़ों के साज सज्जा में इस्तेमाल होता हो। एक व्यापारी ने बताया कि वाकई कुछ दिनों पहले एक अजनबी ने बहुत बड़ी मात्रा में लाल कपड़े खरीदे थे और उसने उन्हें एक छोटे से उपनगर में भेजा था। इसी बीच बीरबल के कानों में एक और बात पड़ी। किसी ने कहा कि हाल ही में एक अमीर नवाब को नए नए साज सज्जा की चाहत ने घेर रखा है। वो हर बार कुछ अनोखा करने के लिए कठोर होता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सोचा कि अगर दुकान से खरीदा गया लाल कपड़ा वही कहीं उपयोग हुआ होगा तो उस नवाब के ठिकानों की तलाशी ली जानी चाहिए। अगले दिन बीरबल ने महल के अंदर एक छोटी सी सभा बुलाई। उसने महल के साथियों से कहा कि कुछ घोड़े रात में बेचैन थे, कुछ लोगों का व्यवहार अजीब था और कुछ लोग तो देर रात महल के पास आते जाते देखे गए थे। सबकी नजरें एक दूसरे की ओर उठी न। कोई बेईमान दिखता तो कोई घबरा कर अपना चेहरा छुपाता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मैं उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता हूं जिसने दुकानों से लाल कपड़े खरीदे थे। अकबर ने इशारा दिया और बीरबल को आवश्यक सहायता मिल गई। बीरबल ने उस नवाब के घर की ओर निकला। नवाब के घर पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां हाल ही में कुछ सजावट हुई थी। दरवाजे पर लाल धवज लगे थे और बरामदे में कुछ ऐसे सजावट के उपकरण रखे थे जो एक घोड़े को छुपाने के लिए उपयुक्त लगते थे। बीरबल ने उसे देखा और बड़े ही शांत रूप से कहा, नवाब साहब, क्या आप कभी रात में कुछ अद्भुत करना पसंद करते हैं? नवाब ने शादी सा चेहरा बनाकर कहा, अरे बीरबल, क्या बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ नई साज सज्जा के लिए चीजें मंगवा रहा था। पर बीरबल ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में झूठ का पसीना दिख रहा था। नवाब के सेवकों ने पूछताछ पर कहा कि नवाब को एक उच्च गुणवत्ता वाला घोड़ा चाहिए था और वो रोज रात को कुछ बृहद क्रियाएं करता था। बीरबल ने उस नवाब को बिना आधिकारिक आरोप लगाए एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उसने महल में अफवाहें फैलवाई कि जो भी घोड़ा चोरी कर पाएगा उसे केवल इनाम नहीं बल्कि बादशाह की प्रशंसा भी मिलेगी। यह सुनकर नवाब और कुछ अन्य कुलीनों में आंच सी लग गई। वहीं दूसरी ओर बीरबल ने एक और चाल चली। उसने महल के बाहर घोड़ों के लिए नए झोले बनवा दिए और जाइन जाने में कुछ निशानों के साथ उन झोले को घोड़ों के पास रखा। इन झोलों में एक विशेष खुशबू की खुशबू मिली हुई थी, ऐसी खुशबू जो घोड़ों को आकर्षित करती थी।
बीरबल का मकसद था कि चोर अगर फिर से किसी घोड़े को छिपाकर लाएगा तो वो इन झोलों की तरफ जरूर आएगा और उसी समय उसकी चाल पकड़ में आ जाएगी। आखिरकार उस रात वही हुआ जिसका बीरबल ने अनुमान लगाया था। रात के पन्नों में अंधेरा गहरा गया और महल के बाहर एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ लोग चोर की शक्ल में आए, पर बीरबल के छुपे हुए लोगों ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो नवाब का एक भट्ठी वाला सेवक था जो अक्सर रात में अजीब कामों के लिए भेजा जाता था। वो चोर घोड़े को लेकर आया और उसे छुपाने लगा, पर उसने निश्चय नहीं किया था कि बीरबल ने इन झोलों में जो खुशबू रखी थी वो घोड़े को शांत करती है और घोड़े की आवाज निकाल देती है, जो अक्सर उसी घोड़े की पुकार होती है जिसके आदतें अकबर के नूरराज से मिलती थी। नूरराज ने जैसे ही अपनी प्रिय आवाज सुनी, वो हल्का सा चिन्ह देकर हिल गया और उसकी आंखों में एक चमक आई। चोर उस आवाज से घबरा गया। बीरबल और उसके लोगों ने उसी वक्त घेराबंदी कर दी और चोर को पकड़ लिया गया। जब चोर को दरबार में लाया गया, अकबर की आंखों में मिश्रित भावनाएं तैर रही थी, दुख, क्रोध और कुछ राहत। बीरबल ने अंग्रेजी के मूड वाली शरारत में कहा, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि हम चोरी करने वालों को उनकी चाल से ही पकड़ेंगे। चोर ने धीरे से बताया कि उसने नूरराज को राज्य के बाहर बेचने के इरादे से नहीं चुराया था, बल्कि उसका इरादा उस घोड़े को छुपाकर नवाब के पास रखना था, ताकि नवाब उसकी देखभाल कर सके और अंततः अदालत में अपने विशेष प्रदर्शन के लिए उसे प्रस्तुत कर सके। चोर ने कहा कि उसने नवाब के आदेश पर यह काम किया था और उसने माना कि उसके मालिक ने घोड़े की पहचान बदलने के लिए बड़े ही चतुराई से काम किया था। उसने कुछ निशान मिटा दिए, कुछ स्वरूप बदल दिया और घोड़े को एक अन्य नाम दे दिया। पर चोर की आखिरी बात में एक झिझक थी। वो किसी और का नाम लेने से डर रहा था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से पूरा खेल खोल दिया। उसने कहा कि चोरी की साजिश तब सफल हो सकती है जब लोग अपनी लालसा और अहंकार से प्रेरित हों। नवाब ने अपनी आंखें झुका ली। वो जानता था कि उसका अहंकार उसे बेनकाब कर देगा। उसकी सेवा में लगी कुछ बातें खुलने लगी। नवाब ने वास्तव में चाहा था कि महल में एक ऐसा प्रदर्शन हो जिसमें वह अपने घोड़े की खासियत से सबको प्रभावित कर दे, पर नूरराज के बिना वो प्रदर्शन अधूरा था। इसलिए उसने चोरी के रास्ते अपनाने का आदेश दे दिया। अकबर की आवाज में ठंडी सी खनक थी जब उसने कहा, तुमने राजदंड का उल्लंघन किया, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। पर बीरबल ने उस समय भी मानवता का सूक्ष्म भाव नहीं छोड़ा। उसने नवाब से कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड आवश्यक है, पर लोगों की शिक्षण भी उतनी ही आवश्यक है। यदि किसी का अहंकार इतनी बुरी कगार तक ले जाए तो उसे सुधारने की चेष्टा भी करनी चाहिए। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा कि नवाब को कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक सेवा करनी चाहिए। उसे महल के बाहर के गरीबों के लिए अनाज बांटना होगा और घोड़ों की देखभाल में लगी छोटी छोटी नौकरियों की जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि वह जान सके कि उसका कार्य क्या कहता है और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। नवाब ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा कि वो अपनी भूल मानता है। नूरराज को वापस अकबर के हवाले किया गया और महल में फिर वही पुरानी छटा लौट आई। पर इस घटना ने महल के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया कि लोभ और अहंकार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई से केवल घोड़े को ढूंढा ही नहीं, उसने साथ ही लोगों के दिलों की धड़कन और उनकी कमजोरियों को भी परखा और सुधार का मार्ग दिखाया। कई दिनों बाद जब महल की हल्की हलचल फिर से सामान्य जीवन में बदल गई, अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने नूरराज वापस दिलवाया और साथ ही एक बड़ा पाठ भी दे दिया। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे एहसास हुआ कि नवाब ही इस साजिश में शामिल है? बीरबल ने अपनी पुरानी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को छुपाना चाहता है, वो अक्सर अपने भय, लालसा या अहंकार का संकेत अनजाने में छोड़ देता है। मैंने महल में जो उथल पुथल देखी, कुछ लोग बहुत अधिक घबराए, कुछ बहुत अधिक उत्साहित थे।
उन्होंने अपने कदमों से वो संकेत छोड़ा। नवाब का वो लाल कपड़ा, सेवक की टकटकी और चोरी के समय मिलने वाली छोटी छोटी गलतियां, ये सब संकेत थे। पर सबसे बड़ा संकेत वह था कि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छिपाने के लिए हमेशा अपने आप में चुप्पी नहीं रखता, वो कुछ ना कुछ बोल ही देता है। अकबर ने लगा कि बीरबल ने सिर्फ चतुराई नहीं दिखाई, बल्कि मानवता और दया का भी प्रदर्शन किया। उसने नवाब को एक सबक दिया, पर साथ ही उसे सुधार करने का मौका भी दिया। महल के सभी लोग बीरबल की इस सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने हल्की सी नोक से कहा, जहां पनाह, कभी कभी खोया हुआ केवल चीज नहीं होता, कभी लोग भी खो जाते हैं और उन्हें पाना उतना ही जरूरी होता है जितना कोई घोड़ा। समाप्त नूरराज की वापसी के बाद महल में फिर से खुशियां लौटीं। अकबर अपने प्रिय घोड़े पर चढ़कर शाही शिकारों और रणनीतिक यात्राओं पर निकला। पर उनके मन में एक गहरा सबक था। उनकी संपत्ति और सम्मान की रक्षा केवल बाहरी साधनों से नहीं होती, बल्कि उनके आसपास के लोगों की निष्ठा और नैतिकता से भी होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता उन सबके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गई और लोग ये कहानी दीर्घकाल तक सुनाते रहे कि कैसे एक खोया हुआ घोड़ा केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि समझदारी और दया से भी लौटाया जा सकता है। जब बीरबल को हराने आया विदेशी जादूगर, सूर्य की किरणें आगरा के किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर सुनहरी लकीरों की तरह चमक रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक महल के आंगन को तरोताजा कर रही थी। अकबर का दरबार अपनी रोजमर्रा की हलचल में था। नए कराधानों की चर्चा, विद्वानों की बहसें और बीरबल की चुटकी। पर उसी सुबह दरबार में एक अजनबी के आने का समाचार आया, जिसने सारी हलचल को एक नई दिशा दे दी। वो अजनबी कोई साधारण मुसाफिर नहीं था। उसकी वेशभूषा, उसकी बोली और साथ में कुछ अजीब से उपकरण ये बता रहे थे कि वो दूर देश से आया हुआ है और उसके साथ कोई अनोखा हुनर है। जिस क्षण वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसका सिर ऊंचा, कपड़े विदेशी कढ़ाई से सजे हुए, चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी और उसकी आंखों में कुछ रहस्य था। उसके साथ दो दो चमकदार बक्से और एक छोटा सा तंबू था, जैसे वह किसी प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो। उसकी बातों से पता चला कि वो खुद को सिराजुल अज़मा कहता था और उसने दावा किया कि वह दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जाकर ऐसे करिश्मे दिखा चुका है जिन्हें लोग जादू मान लेते हैं। अकबर की झिझक मतली खोज ने उस वक्त विद्यमान थी। वो जानना चाहता था कि क्या ये मनुष्य मात्र छल कर रहा है या सचमुच किसी अनोखे रहस्य का धनी है। पर जो चीज तुरंत खुशखबरी ले आई, वो थी सिराजुल अज़मा का कहना कि उसने सुना है कि अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल होता है और वह बीरबल को हराने आया है। ये शब्द जैसे ही फैला, दरबार में हलचल फैल गई। कुछ लोग हंसे, कुछ हैरान हुए और कुछ ने इसे चुनौती मान लिया। पर बीरबल की आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई, जो आजकल कई बार दिखाई देती थी जब कोई नए खेल की शुरुआत होती। सिराजुल अज़मा ने दरबार में घोषणा की कि वो एक प्रतिद्वंद्वी खोज रहा है जिसको वो अपनी अतुलनीय कला के जरिए हरा देगा। उसने कहा कि वो ठोस प्रमाण के साथ दिखा देगा कि उसकी कला केवल मृगजग की नहीं बल्कि वास्तविक शक्ल में किसी भी बुद्धि को मात दे सकती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि कोई खेल है तो उसे खेल में बदलना बुद्धि का काम है, पर खेल में नियम और इज्जत दोनों रहने चाहिए। अकबर ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह का अनुचित काम स्वीकार्य नहीं होगा और सभी को न्याय से काम लेना होगा। सिराजुल अज़मा ने कहा कि उसकी तुलना किसी कवि या दार्शनिक से नहीं की जा सकती। वो कहता था कि उसकी कला में वह चीज है जो आंखों को धोखा दे सकती है और दिमाग को छला सकती है। उसने दरबार में कई छोटे छोटे करतब किए। एक छोटी सी कलश से पानी गायब कर दिया। खंडहर टेपेस्ट्री में अचानक से सोने के सिक्के निकल आए और एक बंद बक्से से एक जपता हुआ पंखा निकल आया। भीड़ दंग रह गई और कुछ लोगों की आंखों में भय भी दिखा। पर बीरबल शांत थे।
उन्होंने देखा, पर उन्होंने तुरंत छूटकर नहीं जोरदार प्रतिक्रिया दी। बीरबल जानते थे कि ऐसे अजनबी जादूगर अक्सर नाटकीयता और भ्रम का प्रयोग करते हैं। हाथ की सफाई, मंच की रचना और लोगों की अपेक्षाओं का फसाना। पर इस बार मामला कुछ अलग था। इस सिराजुल अज़मा की कला में कुछ ऐसी बात थी जिसे बीरबल पहली नजर में समझ न सके। उसकी तकनीक में वो सहजता और परफेक्शन था जो केवल वर्षों की साधना से आता है। बीरबल को एहसास हुआ कि केवल बुद्धिमत्ता से काम नहीं बनेगा, उन्हें दूसरे स्तर पर जाकर इस विदेशी कला का सामना करना होगा, चाहे वो छल हो या वास्तविक प्रतिभा। दरबार में बहस हुई कि मुकाबला किस तरह रखा जाए। कुछ कहने लगे कि जादूगर को वापस भगा देना चाहिए क्योंकि उसकी कला दरबार के मूल्यों के खिलाफ है। पर अकबर का स्वभाव था कि वे ज्ञान और खेल दोनों को महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि एक खुले मंच पर मुकाबला रखा जाए जिसमें दोनों पक्षों के नियम स्थापित किए जाए। सिराजुल अज़मा ने कहा कि वो 3 चुनौतियां करेगा और बीरबल को 3 बार हार माननी होगी। यदि वो हर बार जीतता है तो बीरबल की बुद्धि का अंत हो जाएगा, और यदि बीरबल जीतता है तो सिराजुल अज़मा को दरबार छोड़कर जाकर कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मुकाबला के दिन पूरी आगरा की सड़कों पर उत्साह था। लोग दूर दूर से आए, बाजार सुनसान था और महल के सामने एक बड़ा मंच सजाया गया। रात के वक्त मंच पर एक विशाल तंबू टंगा हुआ था और चारों तरफ मशालों की रोशनी ने उसे हॉल की तरह बना दिया था। बीरबल ने अपनी सादी पहरवा पहना था, कोई चमक दमक नहीं। वे जानते थे कि दिखावट नहीं, काम मायने रखता है। सिराजुल अज़मा ने चकाचौंध भरे कपड़े पहन रखे थे। उनकी वेशभूषा विदेशी रेशमी और सोने की धारीदार थी और उनकी हंसी में कुछ आत्मविश्वास था जो मूर्ति रूप में दिखाई देता था। पहली चुनौती थी दृष्टि का भ्रम। सिराजुल अज़मा ने मंच पर रखी एक कांच की पेटी को ढककर रखवा दिया और कहा कि उसमें एक ऐसा रहस्य रखा गया है जिसे आज कोई नहीं देखेगा। उसने कुछ मंत्रों जैसा उच्चारण किया और अचानक पेटी के ऊपर से धुआं उठकर गायब हो गया और पेटी के अंदर जो रखा था वो बदल गया। देखने वालों ने देखा कि पहले खाली पेटी अब सोने की मूर्तियां भरी हुई है। लोग तालियों से झूम उठे। बीरबल ने शांति से पेटी में हाथ डाला और एक आम पत्थर निकाला। लोग अचंभित हुए। बीरबल ने आवाज में कहा, मित्रों, क्या यहां असाधारण कुछ हुआ या आपकी आंखों ने जो चाहा वही देखा? उन्होंने फिर पूछा कि किसी ने पेटी का किनारा छुआ था क्या? कुछ लोगों ने कहा नहीं। बीरबल ने कहा, जो चीज दिखाई वो अक्सर आंख और मन के बीच की गठरी होती है। अगर आप लोगों ने पहले से सोचा कि पेटी में सोना होगा तो आपने अपनी आंखों को आदेश दिया कि सोना ही दिखाना है। ये जवाब कुछ लोगों को समझ में आया और कुछ नहीं। पर बीरबल ने स्कंद में एक चाल और लगाई। उन्होंने कहा कि वे एक प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर एक बेलनाकार कपड़ा रखा और लोगों से कहा कि वे आंखें बंद कर लें और जो वो कहेगा वही वे महसूस करेंगे। इस दौरान सिराजुल अज़मा भी मौजूद थे। उनकी निगाहें चमक रही थी। बीरबल ने लोगों को बताना शुरू किया कि वो कपड़े के अंदर एक छोटा सा पक्षी रख रहा है, पर वास्तव में कपड़े के अंदर केवल एक खाली रोशनी का खिलौना था। पर जब लोगों ने आंखें खोली, उन्होंने बताया कि वो वहां एक छोटा पक्षी देख रहे थे। ये अनुभव लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर गया कि दिखाई देने वाली चीजों में दिमाग की भूमिका भी होती है। सिराजुल अज़मा ने पहली चुनौती हारकर कुछ असहज दिखाई, पर उन्हें यह खासी नासाज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ पहली चुनौती थी और असली कला अभी आनी बाकी है। दूसरी चुनौती में उनका दावा था कि वो काल्पनिक वस्तुओं को वास्तविकता में बदल देंगे। उन्होंने एक तख्ती पर कुछ शब्द लिखे, कुछ अजीबोगरीब संकेत, और अचानक उस तख्ती से एक इतवार के छोटे फूल निकल आए। लोग चकित थे। तब बीरबल ने एक शांत चाल चली। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में वास्तविकता और मानवीय विश्वास की सीमाएं जुदा नहीं की जा सकती। किसी वस्तु की वास्तविकता
उसके चाहने वालों की संख्या और उसकी जरूरत पर भी टिकी होती है। उन्होंने तुरंत ही कुछ स्थानीय कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे उस तख्ती के संकेतों की नकल करें और वही समान रूप से फूल बनाकर पेश करें। जब भीड़ ने देखा कि फूल सहजता से नकल किए जा सकते हैं, उनकी आंखों में पहले जैसा विस्मय घटने लगा। तीसरी और आखिरी चुनौती सबसे कठिन थी। सिराजुल अज़मा ने कहा कि वो बीरबल की सबसे निजी याद को उठाकर उसे जड़ से हिला देंगे। उन्होंने बोला कि वो बीरबल की कोई एक वो याद ले आ सकते हैं जो उन्होंने वर्षों से अपने पास रखी है, जिसे बीरबल ने कभी किसी से साझा नहीं किया होगा। भीड़ के बीच एक सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखों में झलक थी, पर उन्होंने रूठ कर नहीं दिखाया। सिराजुल अज़मा ने मंच के बीच एक छोटा सा शीशा रखा और उसे देखकर एक लंबा मंत्र पढ़ा। शीशे के भीतर अचानक एक धुंधली सा आकृति उभर आई और वो आकृति धीरे धीरे बीरबल की एक पुरानी याद बन गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने उस स्मृति की पहचान कर ली। वे याद में बीन बजाने वाले एक साधु, एक छोटे से गांव और एक रात की बारिश थी। बीरबल ने उस स्मृति को देखा और उसके चेहरे पर धीरे से भाव आए, पर अचानक बीरबल जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, आहा, ये तो मेरे बचपन की वही रात है जब मेरी मां ने मुझे चिराग दिखाकर डराया था। भीड़ में ठाके गूंजे पर कुछ लोग भावुक हो गए। बीरबल ने सवाल उठाया, अगर तुम मेरी एक सबसे निजी याद को इतनी आसानी से यहां ला सकते हो, तो क्या तुम मेरी उन सारी भावनाओं को बदल भी सकते हो? क्या तुम मेरी भलाई, मेरी पछतावा, मेरी आत्मा को विकृत कर सकते हो? सिराजुल अज़मा ने घमंडी स्वर में कहा कि यदि वो स्मृति वास्तविक है तो वो उसके प्रभाव को भी दिखा सकता है। पर बीरबल ने उनसे कहा कि स्मृतियां केवल यादों से अधिक होती है। वे अनुभवों की कसौटी और व्यक्ति के कर्मों का संग्रह होती है। ये सुनकर सिराजुल अज़मा ने अपनी कला का अगला कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि वे बीरबल की स्मृति को जीवित कर देंगे और उस स्मृति में से वो एक दृश्य निकालकर उसे सार्वजनिक रूप से पेश करेंगे। भीड़ ने उत्सुकता से आंखें बड़ी कर ली। वो शीशा कुछ और आरोपों से जगमगा उठा और उसमें एक दृश्य उभर आया, पर इस बार दृश्य में एक और व्यक्ति भी था जो बीरबल के साथ खड़ा था। भीड़ के मुखों पर हैरानी और डर की छाया छा गई। उस व्यक्ति का चेहरा अजनबी था, पर उसके कपड़ों पर विदेश का रंग था और वो व्यक्ति धीरे धीरे मंच पर आकर खड़ा हो गया। भीड़ ने देखा और एक आवाज उठी, ये कौन है? बेहद चतुराई से बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये वही शख्स है जो तुम्हारे सामने आया है। तुम्हारी कला ने मेरे भीतर की किसी स्मृति को उजागर किया है, पर वास्तविकता वो नहीं जो तुम्हें दिखाई। उन्होंने आगे कहा, तुमने लोगों की आंखों को चकमा देने के लिए मेरा बीता हुआ समय इस्तेमाल किया, पर मेरी असली ताकत मेरे वर्तमान कर्मों में है, न कि किसी याद की आभा में। यहां से नाटक ने एक नया मोड़ लिया। भीड़ अब विभाजित हो गई। किसी ने सिराजुल अज़मा पर पानी फेर दिया और किसी ने उनकी कला की सराहना की। पर तभी बीरबल ने इशारा किया और महल के भीतर कुछ पुरानी स्लेटें निकाली गईं। उनमें वो नाम लिखा था जो बीरबल के परिजनों का था। बीरबल ने कहा कि वो सिराजुल अज़मा से एक साधारण प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुमने मेरी स्मृति क्यों चुनी? क्या तुम्हें मेरी भूतकाल की तस्वीर से मेरे वर्तमान को बदलने की तासीर हासिल होगी? सिराजुल अज़मा ने धीरे से कहा कि उनकी कला केवल दिखावट नहीं, वो मानवीय भय और अभिमान को पकड़कर उसे लोगों पर हावी कर देती है। उन्होंने दावा किया कि वे लोगों की छुपी इच्छाओं और कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं और उनके द्वारा समाज में सुराग दे सकते हैं। पर बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, यदि तुम्हारी कला लोगों को डराने और भ्रमित करने के लिए है, तो वो असल में समाज को कमजोर करती है। बुद्धि का काम समाज को जोड़ना होता है, न कि उसे विभाजित करना। तभी एक बुजुर्ग घराने की रानी ने अपनी हल्की आवाज में कहा कि वो बार बार सोचना चाहती है। यदि सिराजुल अज़मा की कला सचमुच अद्भुत है, तो उसका इस्तेमाल महल और राज्य के हित में किया जा सकता है, किसी के दिमाग की चालों को समझने में। परंतु ये भी सच है
कि ऐसी कला का इस्तेमाल गलत हाथों में खतरनाक हो सकता है। ये बातचीत धीरे धीरे एक नैतिक बहस बन गई, जहां लोग केवल विस्मय में नहीं बल्कि ये सोचने लगे कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किस तरह हो सकता है। बीरबल ने अंत में प्रस्ताव रखा कि सिराजुल अज़मा को अपनी कला का प्रदर्शन छोड़कर उस कला को ज्ञान और मानवता के हित में कैसे लगाया जा सकता है, ये सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि वो अपनी कला को लोगों को जोड़ने, उनकी मदद करने और भय को दूर करने के लिए उपयोग करे तो उसे अकबर की शरण दी जाएगी। पर यदि वो केवल अपना अहंकार और ख्याति बढ़ाने के लिए लोगों को धुंध में रखता है तो उसे महल छोड़ना होगा। सिराजुल अज़मा ने कुछ पल सोचा। उसके चेहरे पर झलकता हुआ दर्प दिखा। उसने कहा कि वो पहले तो केवल दिखावा और शो के लिए ये सब करता आया है, पर बीरबल की बातों में एक सच्चाई थी जिसकी वो परवाह नहीं कर पाया। उसने आवाज कम कर दी और कहा कि वो एक सप्ताह के लिए महल में रहकर बीरबल से सीखना चाहता है, न केवल अपने हुनर की तकनीक को साझा करने के लिए बल्कि ये जानने के लिए कि उसकी कला का उपयोग किस तरह से लोगों की सहायता में किया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि ज्ञान बांटने में बुराई नहीं, पर उसका उपयोग न्याय और मानवता के लिए होना चाहिए। सिराजुल अज़मा को अनुमति मिली और वो कुछ दिनों तक महल में ठहर गया। इस दौरान वो बीरबल के साथ बैठा और उसने धीरे धीरे सीखा कि जादू या कला का सही मापदंड केवल दर्शक की आंखें नहीं बल्कि दर्शक का दिल और समाज की भलाई भी है। उसने लोगों की खुशियों और दुखों को समझा और उनको हल्का करने के नए तरीके ढूंढे। कभी कोई मनोबल बढ़ाने का नाटक, कभी किसी अनाथ को एक खेल की तरह खुशी देने की कोशिश। समय के साथ सिराजुल अज़मा की चाल में नरमी आई। उसने महसूस किया कि असली सम्मान वह है जो लोगों की भलाई करने से मिलता है, न कि जब आप किसी को चकमा देकर तालियां बटोरते हैं। उसने महल के बच्चों के लिए अचानक से चुटकी बजाकर गुब्बारे तैयार करना सीख लिया और वृद्धों के लिए कुछ कहानियां बनाने लगा जो उनके दिलों को छू जाती। बीरबल मुस्कुराते हुए देखता, क्योंकि वो जानता था कि किसी को बदलने के लिए कठोर दंड से अधिक बड़ा हथियार सहानुभूति और समझ है। एक सप्ताह के बाद सिराजुल अज़मा ने एक आखिरी प्रदर्शन किया, पर इस बार उसने अपनी कला का उपयोग केवल दिखावे के लिए नहीं किया। उसने इसे लोगों को आश्चर्य देने और साथ ही सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने महल में एक छोटा सा उपन्यास छेड़ा जिसमें दर्शकों से पूछा गया कि क्या वे वही देख रहे हैं जो वे चाहते हैं या जो वास्तविक है। उसने लोगों से कहा कि वे अपने मन की आंखों को भी जांचें, क्योंकि कोई भी देख सकता है पर समझना एक कला है। भीड़ ने तालियां बजाईं और सिराजुल अज़मा ने अपनी टोपी उतारकर बीरबल के सामने झुककर कहा कि उसने अपनी गलती समझ ली है। अकबर ने आनंद से सिराजुल अज़मा को विदा किया, पर यह हिदायत देते हुए कि उसकी कला का उपयोग गांवों और गरीबों की मदद करने में करे। बीरबल ने एक बार फिर से अपनी सूझबूझ से केवल किसी को पराजित नहीं किया, बल्कि किसी को बदलकर समाज के लिए उपयोगी बना दिया। भीड़ ने बीरबल की बुद्धि और विनम्रता की दाद दी और सिराजुल अज़मा की कला का आभार जताया। कहानी के अंत में महल के लोग ये समझ गए कि ज्ञान की असली शक्ति किसी को हराना नहीं, बल्कि किसी भी कला का सदुपयोग करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। बीरबल ने दरबार में एक छोटा सा निर्देश रखा, जिस कला में मानवीय आत्मा का स्पर्श हो वो कला कभी गलत जगह नहीं जाएगी। ये कहानी आगरा की गलियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक विदेशी जादूगर आया, कैसे उसने दरबार को हिलाने की कोशिश की और कैसे बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि दिखाई बल्कि दया और बदलाव की ताकत भी दिखा दी। बीरबल और 3 चोरों की अनोखी कहानी। आगरा के महाराज अकबर के दरबार में एक शांत लेकिन विचलित करने वाली सुबह आई। महल के आंगन में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ नए कानूनों पर बहस कर रहे थे, कुछ व्यापारी अपने माल का हिसाब लगा रहे थे और कुछ नौकर सुबह की साफ सफाई में व्यस्त थे। पर तभी महल के सिक्योरिटी चेक में एक बड़ी खामी का पता चला। रानी की शयन कक्ष से कुछ कीमती गहने गायब थे।
ये चोरी किसी सामान्य चोरी की तरह नहीं दिखती थी। चोरी में इतनी सूक्ष्मता और योजना थी कि महल का हर एक सज्जन चकित रह गया। अकबर की भड़कती आंखों ने तुरंत समाधान की मांग की और उनकी निगाहें उसी चतुर दरबारी पर ठहरी जो हर कठिनाई का हल ढूंढ लेता, बीरबल। बीरबल ने धीरज से सुना, पर उसकी आंखों में वह चपलता थी जो अक्सर किसी मारपीट से पहले घटती है। उन्होंने दरबार के सभी लोगों से कहा कि कोई भी भागे नहीं, किसी पर भी तुरंत आरोप न लगाया जाए। बीरबल ने कहा कि चोरी करने वाला कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल की आड़ और भीड़ का उपयोग करके चुपके से अपना काम करता है। पहला कदम था चोरी वाले दिन की सटीक जानकारी इकट्ठा करना। बीरबल ने चोरों के संभावित मार्गों की गिनती की और महल के भीतर लगे झरोखों, खिड़कियों और दीवारों के पीछे छिपे रास्तों की जांच करवाई। उन्होंने रात में पहरेदारों की तैनाती के समय और उनकी रिपोर्टों की नकल की, पर सब कुछ साफ था। कोई भी अशांति दर्ज नहीं हुई और किसी ने भी बाहर अजीब आवाजें नहीं सुनी। फिर भी चोरी हो गई। बीरबल ने सूझबूझ से सोचा कि चोरी का तरीका नई विधि का हो सकता है। किसी ने निर्देशित ध्वनि, भुलाने वाली दवा या घोड़े की चालढाल में छुपाकर चोरी की हो। पर असल में उनका यह मानना था कि चोर ने मजबूती से योजना बनाई थी और महल के कुछ लोगों की इच्छाओं और कमजोरियों का उपयोग किया होगा। इसलिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक जांच का सहारा लिया। किसे बहाना चाहिए, किसका व्यवहार बदल गया, किसकी आंखों में झिझक है। उन्होंने महल के उस रसोइये से बात की जिसने चोरी वाली रात में रानी के भोजन की देखभाल की थी। रसोइया ने बताया कि रात में अचानक कुछ खास मसाले आए थे जो उसने पहली बार देखे थे। ये बात महत्वपूर्ण थी। बीरबल ने आसपास के बाजारों में उस मसाले की खोज करवाई। एक बूढ़ा मसालाग्राही बता रहा था कि कुछ दिनों पहले रात में 3 अजनबी लोग आए थे और बड़ी मात्रा में वही विशेष मसाला खरीदा था। सबूत जुटने पर बीरबल ने आदेश दिया कि उन तीनों की खोज हो। कृष्णदास, मंशक और गुलाम नाम के 3 संदिग्ध निकले, पर वे इतने साधारण दिखते थे कि किसी के भी शक की सीमा में नहीं आते थे। लगते वे किसान हैं, चलते वे कारीगर ही। पर बीरबल ने अचानक आवाहन किया और कहा कि तीनों को महल में आज सार्वजनिक रूप से अपनी कला दिखानी चाहिए। ये कहकर वे एक तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं और उनकी नाक गिरफ्तारियों को परखना चाहते थे। भीड़ में उत्सुकता थी और तीनों को मंच पर लाया गया। पहली बार जब तीनों मंच पर आए तो उन्होंने सरल गीत गाए और छोटे छोटे नटखट जुगाड़ दिखाए, जैसे कि रस्सी से फूल निकालना, खाली थैले में जड़ डालकर उसे भारी दिखाना आदि। पर बीरबल ने उनकी हर चाल में एक अलग सी भ्रांति देखी। किसी ने तभी किसी साधारण सी बात पर मुस्कुरा दिया जो अनजाने में बताती थी कि उसने किसी को मदद की थी। किसी की आंखें बार बार महल के कक्षों की ओर झांक रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे तीनों की पृष्ठभूमि जाननी शुरू की। कहानी कुछ इस तरह उभरी कि तीनों अलग अलग गांवों से आए थे और हाल ही में किसी बने बनाए झूठ के सहारे बड़ी कमाई करने लगे थे। बीरबल का अगला कदम था ऐसा खेल रचाना जिससे चोरों का आपसी तालमेल टूट जाए। उन्होंने महल के एक बड़े आंगन में 3 अलग अलग झोपड़ियां बनवाई और घोषणा की कि जो भी अपने झोपड़े में किसी कीमती चीज दे सकता है उसे इनाम मिलेगा। बस एक छोटी सी शर्त थी कि वे चीज खुले में रखेंगे और कोई भी उसे छू सकता है। तीनों ने सोचा कि ये आसान मौका है। उनके पास कुछ नकाबपोश बाहरी सहायक थे जो चोरी की चीजों को छुपाकर रखना जानते थे। पर बीरबल ने झूठे इनाम का बहाना कर तीनों की आपसी ईर्ष्या और शरारतों को उभार दिया। जब तीनों ने नकाबपोश सहायक भेजे तो महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और साक्ष्य इकट्ठा कर लिए। पकड़े गए एक आदमी ने बताया कि तीनों चोर एक दूसरे की मदद से इतने लंबे समय तक छुपे रहे थे क्योंकि वे महल के कुछ आंतरिक लोगों के साथ सौदा करके चल रहे थे। किसी ने गेट की चाबी दी थी, किसी ने रात्रि में एक विशेष दीवार के पीछे छुपने की जगह बताई थी और किसी ने चोरी के बाद
सामान खोजना आसान बनाने के लिए मार्ग दिखाया था। पर चोरों ने इन नामों को छुपा रखा था और गिरफ्तार करने पर उनका कहना था कि वे सिर्फ मजदूरी करने के लिए आए थे और सबूत बेकार थे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि केवल तीनों चोरों को पकड़ लेने भर से बात नहीं बनेगी। उनके पीछे जो संदेश है वो और अधिक गहरा है। उन्होंने इसलिए एक भिन्न योजना चलाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि महल के चौक में एक बड़ा मेला रखा जाएगा और वहां सोने चांदी के सिक्कों की बरसात होगी। बस एक शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति खोया हुआ सामान ढूंढकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। भीड़ उमड़ पड़ी और आंखों में लालसा की चमक थी। ये योजना जाहिर थी। जो लोग चोरी में संलिप्त थे वे किसी बहाने से बाहर निकलकर चोरी का माल वापस ले जाने की चेष्टा करेंगे। और सचमुच कुछ लोग आए, पर उनमें से कुछ तो जरा भी डर के बिना दिखे नहीं। एक आदमी जो बड़े ही घमंड से चल रहा था, उसकी आंखों में झलक थी। वो महल के आंगन के पास खड़ा था और बार बार अपनी जेब की तरफ देख रहा था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वो वही सूबेदार था जिसने हाल ही में गेटों की नापाक आंखों से तालमेल किया था। बीरबल ने उसे चुपके से पकड़ा और महल के न्यायाधिकारियों के समक्ष पेश कर दिया। सूबेदार ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि वह तो केवल अपनी नौकरी निभा रहा था, पर जब सीधे आरोपों की लड़ी सामने आई तो सच उघरने लगा। सूबेदार ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने कुछ चोरों को महल में आकर चोरी करने की अनुमति दी थी, क्योंकि वे उसे एक बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखे थे। उसने कहा कि वो महल के बाहर एक सट्टेबाजी में फंस गया था और उसे उस कर्ज से बाहर आने के लिए इस चाल की जरूरत पड़ी थी। ये स्वीकारोक्ति महल में हिलोर मचा गई। लोग सोच रहे थे कि किस कदर लालच लोगों को अपने कर्तव्यों से भटका देता है। अब सवाल था कि तीनों चोरों तक कैसे पहुंचा जाए, जो अब चुपके से गायब हो गए थे। बीरबल ने तब एक और चाल कसी। उन्होंने महल के आसपास के उन 3 गांवों में जाकर घोषणा की कि जो कोई भी महल के खोए हुए सामानों का हल बताएगा, उसे समाज में एक सम्मानजनक जगह दी जाएगी और उसके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। ये मानवीय प्रस्ताव था और इसने उन लोगों को खुश कर दिया जो सचमुच निष्ठावान थे, पर साथ ही ये उन अपराधियों को भी डराने का काम करेगा जो कुछ और छुपाकर बैठे थे। इसी दौरान महल के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुछ लोग सपने में अपने किए पर पछताते दिखाई दिए। दुकानदारों ने कहा कि किसी ने उन्हें सुना कि वे अपना माल बेचने वाले थे। और गांवों के किनारे पर एक बूढ़ा शख्स था जिसने चोरों को देखा था। वो बूढ़ा शख्स दरअसल तीनों चोरों के एक पुरखे था। वो उनसे कहता आया था कि ऐसी हरकतों से परिवार का नाम कलंकित होगा। बूढ़े ने बताया कि तीनों एक रात महल के पीछे के पुराने कुएं के पास मिले थे और वहां उन्होंने चोरी की बातों पर चर्चा की थी। बीरबल ने तय किया कि उन्होंने तीनों चोरों की असल पहचान और उनके इरादों को पकड़ लिया है। वे केवल भक्षण भोजन के लिए नहीं, बल्कि उन पर कुछ और भी दबाव था जो उन्हें इस तरह की ओर ले गया था। उन्होंने तीनों चोरों के जीवन के कुछ और पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की। एक चोर का नाम भीम था। उसके परिवार में बीमारी थी और इलाज के लिए धन की किल्लत थी। दूसरा नाम शंकर था। वो अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मजबूर था। तीसरा गुल्लू था। वो अपने गांव में हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नगर के अमीरों ने उनके खेत किनारे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। बीरबल ने इन्हें केवल सजा देने के बजाय समाधान की राह सुझाई। उसने कहा कि सजा तभी उचित है जब कोई सुधार न हो, पर जब अपराध के पीछे मजबूरी और सामाजिक असमानता हो तो सजा के साथ सुधार जरूरी है। उसने अकबर को प्रस्ताव रखा कि तीनों चोरों को जेल में बंद करने के बजाय समाज सेवा और उचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाकर ईमानदारी से काम कर सकें। अकबर ने सोचा और मान लिया। वो भी जानता था कि यदि केवल दंड दिया जाएगा तो अपराध लौट कर आएगा। पर बीरबल ने एक बार और चाल चली।
उन्होंने तीनों चोरों को महल के आंगन में बुलाया और खुला मंच सजाया। भीड़ जमा हुई। बीरबल ने कहा कि तीनों को अब सार्वजनिक रूप से अपने किए कबूल करने होंगे और वे जो नुकसान पहुंचाएंगे उसका प्रतिपूर्ति भी करेंगे। भीम ने आंसू भरे और बताया कि उसने जो किया वो परिवार की जरूरत थी। शंकर ने कहा कि उसने पढ़ाई का भार उठाने की चाहत में गलत रास्ता अपनाया, और गुल्लू ने बताया कि गांव के अन्याय की आग ने उसे अंधा कर दिया। भीड़ में से कुछ छूटे, कुछ भावुक हुए और कुछ ने रोष जताया। अंततः अकबर के आदेश से तीनों चोरों को एक समाज सुधार योजना में सम्मिलित किया गया। भीम को रसोई घर का काम सौंपा गया और उसे खाना पकाने की कला सिखाई गई ताकि वो अपना और परिवार का भरण पोषण कर सके। शंकर को महल की छोटी छोटी लिखाई और हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी गई ताकि उसे पढ़ाई का समर्थन मिल सके, और गुल्लू को उसके गांव की जमीनों के मुकदमे में मदद दी गई। अकबर ने निर्देश दिया कि जो भी अमीरों ने गलत अधिकार किया था उसकी निपटान उचित तरीके से होगी। समय के साथ तीनों ने ईमानदारी से काम किया और महल के लोगों ने भी देखा कि उनके जीवन में बदलाव आया है। भीम ने अपने हाथों से बनाए व्यंजन महल में परोसे और वे इतने स्वादिष्ट हुए कि रानी ने उसके हाथों की तारीफ की। शंकर ने महल की छोटी छोटी किताबों का लेखा जोखा संभाला और जल्द ही उसने अपनी पढ़ाई जारी करने की इच्छा दिखाई। गुल्लू ने मिलकर गांवों के अन्याय से लड़ने के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि बनाया और उसने न्याय के लिए काम किया। इस पूरी कहानी के बीच बीरबल ने सिर्फ अपराधियों का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि वो व्यवस्था और समाज में व्याप्त असमानताओं को भी पते पर लाया और सुधार की राह दिखाई। उसने अकबर को याद दिलाया कि राज्य की शक्ति केवल कानूनों को कठोरता से चलाने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर सुधारने में भी है। कई वर्षों बाद जब महल के बच्चे नई कहानियां सुनते, वे अक्सर पूछते, बीरबल जी, आपने 3 चोरों को कैसे सुधारा? बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहते, जब कोई गलती करता है तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये नहीं कि हम उसे हमेशा के लिए दंडित कर दें। दूसरी चीज जो करनी चाहिए वह है उसके पीछे की वजहों को समझना और सुधारना। और यही सीख आगरा में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। समाप्त। योजना में सम्मिलित किया गया। भीम को रसोई घर का काम सौंपा गया और उसे खाना पकाने की कला सिखाई गई ताकि वो अपना और परिवार का भरण पोषण कर सके। शंकर को महल की छोटी छोटी लिखाई और हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी गई ताकि उसे पढ़ाई का समर्थन मिल सके, और गुल्लू को उसके गांव की जमीनों के मुकदमे में मदद दी गई। अकबर ने निर्देश दिया कि जो भी अमीरों ने गलत अधिकार किया था उसकी निपटान उचित तरीके से होगी। समय के साथ तीनों ने ईमानदारी से काम किया और महल के लोगों ने भी देखा कि उनके जीवन में बदलाव आया है। भीम ने अपने हाथों से बनाए व्यंजन महल में परोसे और वे इतने स्वादिष्ट हुए कि रानी ने उसके हाथों की तारीफ की। शंकर ने महल की छोटी छोटी किताबों का लेखा जोखा संभाला और जल्द ही उसने अपनी पढ़ाई जारी करने की इच्छा दिखाई। गुल्लू ने मिलकर गांवों के अन्याय से लड़ने के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि बनाया और उसने न्याय के लिए काम किया। इस पूरी कहानी के बीच बीरबल ने सिर्फ अपराधियों का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि वो व्यवस्था और समाज में व्याप्त असमानताओं को भी पते पर लाया और सुधार की राह दिखाई। उसने अकबर को याद दिलाया कि राज्य की शक्ति केवल कानूनों को कठोरता से चलाने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर सुधारने में भी है। कई वर्षों बाद जब महल के बच्चे नई कहानियां सुनते, वे अक्सर पूछते, बीरबल जी, आपने 3 चोरों को कैसे सुधारा? बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहते, जब कोई गलती करता है तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये नहीं कि हम उसे हमेशा के लिए दंडित कर दें। दूसरी चीज जो करनी चाहिए वह है उसके पीछे की वजहों को समझना और सुधारना। और यही सीख आगरा में